जैसे कि हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और यही फाइनल एग्जामिनेशन में भी आता है। एमएस ऑफिस हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, बिजनेस अकाउंटिंग भी कंप्लीट कर लिया, फिर टैली भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को आना है डायरेक्ट टैक्स में कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप अकाउंट्स के लिए जा रहे हो इंटरव्यू में, और जाहिर सी बात है आप जब अपना दिखाते हो कि आपने अपने अपने कोर्स में क्या क्या पढ़ाई किया, तो उसमें आप मेंशन करते हो डायरेक्ट टैक्स भी। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट टैक्स में वो क्वेश्चन जरूर कुछ पूछेंगे, क्योंकि आपने अगर डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ है तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले बात होती है किसकी, बेसिक कंसेप्ट की। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट में जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। गुड आफ्टरनून वैष्णवी। जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्या बेसिक कंसेप्ट में, इसमें सबसे पहले ही क्वेश्चन उठता है व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स होता क्या है। तो अब आप टैक्स को क्या बोलोगे, व्हाट इज टैक्स। तो सिंपल सा है, आप लोगों को बताया भी था। कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से व्हाट इज टैक्स। Tax is tax is the major It is source a of major source of government government revenue. revenue, sir. बिल्कुल सही है, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है ना, अप्रॉक्स 52% टैक्सेस आर कलेक्टेड, सॉरी 52% रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम दिस सोर्स। तो टैक्स के जरिए करीबन 52% रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट, इसीलिए इसको मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है गवर्नमेंट की ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, कितने तरह के टैक्सेस हैं इंडिया में। दो तरह के, कौन कौन डायरेक्ट से। और इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल सही, दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टीडीएस इज विच टाइप ऑफ टैक्स। टीडीएस किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स है सर। बिल्कुल सही, इट इज अ Direct taxation. डायरेक्ट टैक्स में आता है, बिल्कुल सही। व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस होता क्या है। Sir, TS is a type of advance tax. बिल्कुल सही, एडवांस इनकम टैक्स। व्हाट इज टीडीएस, इट इज अ टाइप ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। एंड टीडीएस इज स्टैंड फॉर Tax deduction at source. बिल्कुल सही। नाउ व्हाट इज, नाउ हेड्स ऑफ इनकम, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम। 5. 5. 5, sir. ओके, तो 5 कौन कौन से हैं वो तो आप लोग सभी लोग को क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ऐसा सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन Capital एंड gain. कैपिटल सोर्स। बहुत बढ़िया। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ असेसी, असेसी कितने तरह के होते हैं। 7. 7, Seven बिल्कुल types. सही, 7 टाइप ऑफ असेसी, एकदम सही है। ठीक है, सर सबको पता है इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ, फर्म, कंपनी। हेलो सर, हाँ बोलिए। एसएससी थोड़ी सी, वो तो सर पर्सन है ना सर। एसएससी तो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से। जैसे नॉर्मल एसएससी होता है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी और डीमेड एसएससी। डीम्ड एसएसी तुम बोलना चाह रहे हो, नॉर्मल एसएसी क्या होता है। ये नॉर्मल एसएससी जो इनकम बर्न के उसी पर सर फाइनेंशियल ईयर में चलो, जो इनकम का टैक्स दे वो नॉर्मल एसएससी है। और रिप्रेजेंटेटिव जो तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो उसी को तो डीम्ड एसएसी कहते हैं। ठीक है, नहीं तो तुम जानते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है, इंटरव्यू जो पूछता है वो यही जानना चाहता है। बाकी आप ये भले बता सकते हो कि एसएससी जो टाइप्स ऑफ एसएससी वो दो बेसिस पे डिफाइन किया गया है। एक होता है क्या रेसिडेंशियल स्टेटस पे के बेसिस पे, और एक होता है क्या जो टैक्स लायबिलिटी के बेसिस पे कि टैक्स रेट उसको कितना देना पड़ेगा। तो ये इतना नहीं जाओ, रेजिडेंशियल एसएससी में आपने पढ़ा हुआ है, एक होता है Yes. रेजिडेंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट होता है, एक हाँ। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। बट उन सब पे नहीं, आपसे जब पूछा जाए हाउ मेनी Yes. टाइप्स ऑफ, तो समझ जाओ वो क्या पूछना चाह रहा है, वो 7 टाइप ऑफ एसएससी पूछना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ पे ध्यान देना अनु। तो वहाँ पे ये बताना उसको इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है ना, फर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ये पूरे कितने होते हैं, 7 टाइप ऑफ एसएससी हैं। तो पर्सन कहते हो, Okay, आखिर में sir. असेसी होता कौन है, असेसी पर्सन ही होता है। और पर्सन कितने तरह के होते हैं, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन यही है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन है Yes, sir. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम। कोई बताना चाहेगा हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में क्या फर्क होता है। हेड्स ऑफ इनकम एक होते हैं, पर सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे होते हैं। हेड्स ऑफ इनकम 5 ही हैं,
हेड्स ऑफ इनकम यस सर 5 ही हैं, इनकम टैक्स एक्ट में जो 5 डिफाइन किया गया 5 हेड्स ऑफ इनकम है। बट सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, सोर्स ऑफ इनकम आर मेनी, जस्ट लाइक मेरे पास 3 घर हो सकते हैं, मैं 3 घर से कमा रहा हूँ, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम मेरी 3 घर से आ रही है, लेकिन वो हेड्स ऑफ इनकम तो एक ही है, यानी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही आएगा। मेरे 4-5 बिजनेस हो बट वो पीजीबीपी हेड में ही आएगा, तो मतलब हेड कुल मिला के 5 ही हेड बनाए गए। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम की कोई लिमिट नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. अगला क्वेश्चन है Yes. व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम। सर ग्रॉस पांचों हेड के इनकम को जोड़ने पर जो टोटल इनकम आती है सब की इनकम है। बिल्कुल सही है, द सम ऑफ 5 हेड्स, पांचों हेड की इनकम की टोटल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए बहुत बढ़िया। स्लैब रेट, अब आप सभी को पता है करंट असेसमेंट ईयर के हिसाब से हमेशा ध्यान में रखना है। और करंट असेसमेंट ईयर बताओ क्या चल रहा है इस समय? सभी से बिल्कुल सही, तो 20-21 के हिसाब से 2021 आपको स्लैब रेट पता हमेशा, जब भी आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो पहले आप देख लीजिएगा करंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, और करंट असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली आप स्लैब रेट पढ़ के जाएंगे। तो करंट असेसमेंट ईयर आपका है 20-21, यानी फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर इसका जो होगा वो 19-20 होगा, तो उसका आपको स्लैब रेट पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है 0 से 2,50,000 तक नील है, 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक आपका कितना है 5% है, 5 लाख टू 10%, 10 लाख तक तो आपका 20% है, और इसके बाद 10 लाख से अबव है तो 30% टैक्स है। तो ये स्लैब रेट आपको पता होना चाहिए। सीनियर सिटीजन का 3 लाख एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगा, और आपका सुपर सीनियर सिटीजन का 5 लाख एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगा। Now what is the rebate? What is rebate and who can claim this? Rebate is a type of relief, आप ऐसे बोलोगे, rebate is margin a relief, हाँ, which is given by the income tax department to the those assessee who have less income, जिनकी इनकम कम है उनके लिए दिया गया है। And its section is 5 lakh its section is more than नहीं, up to 5 lakh, yes up to 5 lakh, और its section is 87A। तो who can claim, whose income is up to 5 lakh, they can claim this rebate। ठीक है, तो कितना मिलता है मैक्सिमम रिबेट का अमाउंट कितना है आपका, जो भी टैक्स अमाउंट हो या फिर 12,500 विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो। व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर द कंपनी एंड फर्म, कंपनी के लिए टैक्स का रेट क्या है? 30%, sir. ठीक है, फर्म्स के लिए 30% ऑल्सो। अब कंपनी में दो तरह की कंपनी होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। डोमेस्टिक कंपनी पे 30% टैक्स, जबकि अगर हम बात करें किसकी, फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्सेस। गिव एनी 4 एग्जांपल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम के कोई 4 एग्जांपल्स बताओ। एग्जेम्प्ट इनकम जो है यानी सेक्शन 10, आप सभी को पता है एग्जेम्प्ट इनकम किस सेक्शन में डिफाइन किया गया इनकम टैक्स में, सेक्शन 10 में। तो कोई भी 4 एग्जेम्प्ट इनकम के नाम बताइए। एग्रीकल्चर इनकम Sir, होगा सर। agriculture बहुत सही, income. सबसे पहला नाम तो आपको यही बोलना चाहिए, एग्रीकल्चरल इनकम, बिल्कुल सही। नाउ सेकंड, Yes, sir. Sir, payment to MPs and MLA. चलो ठीक है। LIC compensation. LIC, ठीक है ना, जो LIC से जो पैसा मिलता है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अब नेक्स्ट बताइए, Sir, स्कॉलरशिप, scholarship. स्कॉलरशिप जो मिलता है वो Yes, भी sir. पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। इसके बाद जो आपको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, उसके साथ जो मनी मिलता है वो पूरी तरह से क्या एग्जेम्प्ट है कि नहीं है? तो ये सब एग्जेम्प्ट इनकम में आती, तो हो गए 4 एग्जाम्पल आपके। ठीक, और अगर हम बात करें तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है या समथिंग जिसमें कंपनसेशन मिलता है वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है ना, मरने वालों को इतना रुपए और घायलों को इतना, तो वो जो मिलता है अमाउंट वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और ये सभी को पता है ये बेसिक। अगर फर्स्ट राउंड इंटरव्यू है ना, तो इस पूरे जितने लॉट क्वेश्चन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रखे हैं इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आपको पता होना चाहिए, एसएससी के टाइप्स पता होने चाहिए, व्हाट इज टैक्स, कितने तरह के टैक्सेस इंडिया में है, ये सब तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। इससे ये अंदाजा लग जाता है कि हाँ आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, आपको इनकम टैक्स की कुछ नॉलेज है। ठीक है, अब जब हम लोग स्पेसिफिक जाएंगे
या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए, तब स्पेसिफिक हेड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैलरी हेड से। तो सैलरी हेड से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर? तो सैलरी हेड की अगर तुम बात करो तो यहाँ देखो सबसे पहली चीज़ है क्या, हाउ टू कैलकुलेट एग्जाम्ड HRA। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट एग्जाम्ड HRA। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, कोई भी बताना चाहे बता सकते हैं। ये सब 3 टर्म देखे जाते हैं। पहला तो एक्चुअल HRA रिसिप्ट, Actual HRA receipt, rent paid minus 10% of the salary, 40% of the salary, whichever is less. 40 या 50% ऑफ सैलरी, 40% या 50% ऑफ सैलरी। तो ध्यान रहे, तो ये चीज का ध्यान रखना आप लोग। बिल्कुल सही है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से कम होता है वही एग्जाम्प्ट होता है HRA। तो क्या क्या फॉर्मूला बना? सबसे पहला फॉर्मूला बना 50 या 40% ऑफ सैलरी, एक्चुअल HRA रिसीव और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, व्हिचएवर इज लोअर। नाउ अब हम बात करेंगे एग्जाम्प्ट अंडर द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कितना एग्जाम्पशन मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में? 100 रुपये सर, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। बिल्कुल सही है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। यस। नाउ चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है? 300 रुपये पर मंथ पर Sir, चाइल्ड, 300 per maximum month. बिल्कुल सही, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 Maximum 2 चिल्ड्रंस। children. Yes. नाउ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यू नो द अपडेट्स। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अपडेट्स ध्यान रहे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में एग्जाम्पशन कितना है? अरे भाई 3200 रुपीज पर मंथ है ना? सर हैंडीकैप के लिए 32 ओनली फॉर हैंडीकैप्ड एंड ब्लाइंड्स है ना। नॉर्मल एसएससी के लिए नॉर्मल के लिए तो सर डिडक्शन नहीं, खत्म हो चुका है वो। पहले था 1600 रुपए पर मंथ, अब खत्म। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्यूजिट? अलाउंस और परक्यूजिट्स में क्या डिफरेंस है? Allowance means like अलाउंस सर मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है, परक्यूजिट नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं। other than cash. परक्यूजिट भी मॉनेटरी हो सकता है, जैसे आपको पता है ना, जितना रिइंबर्समेंट होता है कि पहले पैसे आप दे दो फिर हम कैश देंगे, वो भी कैश मॉनेटरी फॉर्म में तो होता ही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो क्लियर है कि परक्यूजिट्स ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि अलाउंसेस के लिए, लेकिन यही शब्द ही यूज़ किया जाता है कि अलाउंसेज इन कैश होता है, लेकिन परक्यूजिट क्या होता है, इन काइंड हो सकता है। अदर देन कैश होता है। ठीक है ना? हाँ, कैश भी हो सकता है, इन कैश, अदर देन कैश भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की। ओके, अब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात करेंगे। व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम? हाउस प्रॉपर्टी इनकम सबको पता है, रेंट से होने वाली इनकम को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। नाउ व्हाट इज GAV? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता क्या है एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, और उसे कैलकुलेट कैसे कहते हैं? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज GAV? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता क्या है? क्या बोलेंगे आप? the capacity to generate income of the house। क्लियर हुआ? यानी मकान की इनकम कमाने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। अगर मैं अपने मकान को किराए पे उठा दूं तो मैं उससे कितना किराया वसूल सकता हूँ? सपोज करो एक महीने में कम से कम 20,000 रुपये किराया तो आ ही जाएगा। तो ये 20,000 रुपये जो एक महीने का किराया, 12 महीने का है 2,40,000 रुपये। दिस इज द GAV। आपके मकान की इनकम कमाने की कैपेसिटी होती है GAV। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट? GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं? कौन बताना चाहेगा? अनूप आप बताएंगे? Yes sir. तो आप ही बताइए, अमित आप ही बताइए। सर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में जो भी हायर हो उसको ले लेंगे, उसके बाद से स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करके जो भी लोअर हो, और उसके बाद इन दोनों में जो लोअर हो एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से जो भी हायर हो वही हमारा GAV हो जाएगा। बिल्कुल सही, एक्सपेक्टेड रेंट उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर हो गया? तो एक्सपेक्टेड रेंट सबको समझ में आया? तो एक्सपेक्टेड रेंट की बात सबको समझ में आ गई? तो ध्यान रखिएगा, आंसर ऑफ स्टेप 2 सबसे पहले बोला आपने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में से अधिक हो
उसको फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड जो दोनों में से कम हो उसी को एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे किससे, आपके एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर दैट इज द जीएवी। ठीक है, जब भी आपसे हाउ टू कैलकुलेट जीएवी तो आपको यही आंसर देना। वैकेंसी का केस मत डालिएगा वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे आप। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इट्स रेट्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है और क्यों मिलता है, ये पहले बताइए। कितना परसेंटेज है स्टैंडर्ड डिडक्शन का? 30%। 30%। क्यों ये डिडक्शन मिलता है, किस बात के लिए? सर वो मकान की मेंटेनेंस के लिए सर। बिल्कुल सही, मकान के मेंटेनेंस के लिए ये आपको डिडक्शंस दिया जाता है कि हर हमेशा मकान में कुछ ना कुछ लगा रहता है, कुछ ना कुछ खर्चे, पेंटिंग शेंटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस। तो इसी बात के लिए 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देती है कि आपकी जितने भी जीएवी आ रही है उसमें से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर लो। लिमिट ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में मैक्सिमम कितने का डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट का? 30,000 तक का सर। 30,000। अमित? नो सर, 30। अनलिमिटेड सर, जितना आ जाए। अच्छा, तो ये भी तो आपको सर बोलना अगर पड़ेगा। मतलब उसमें हम खुद रह रहे होंगे सर, उस मकान में तो लेट सर 2 आउट। लाख या नहीं तो लेट आउट के लिए मतलब वो अनलिमिटेड है सर, जितना आ बिल्कुल जाए। सही, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, अब तुम लोग सही बोल रहे हो। तो बिल्कुल सही, जब भी आपसे पूछा जाता है यस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो आपको ये बोलना पड़ेगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सर 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अगर लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है, हम उसका रिडक्शन ले। बाकी जो 30,000 है वो 1 अप्रैल 1999 से पहले अगर लोन ले रखा है तो 30,000 रुपीज हम इंटरेस्ट का रिडक्शन ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल 1999 के पहले वाली बात ही ना करो, सीधे सीधे बता दो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट वाला। तो हम लोगों ने सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। अब हम लोग बात करेंगे पीजीपीपी की। पोस्ट जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब इसकी बात करेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे इसमें सबको पता है, इसमें जो इनकम है ना वो आपका है व्हाट इज डेप्रिसिएशन रेट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि सबको पता है कि हमने पीजीपीपी जब पढ़ा था उसमें इंटरेस्ट, उस समय हम लोग ने डिप्रिसिएशन के बारे में भी पढ़ा था, स्टडी किया था क्या डिप्रिसिएशन के रेट्स हैं। तो उसमें इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है। आप सभी को पता है, गुडविल और लैंड छोड़ दीजिए, बाकी इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल के अलावा बाकी जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, किसी को ध्यान है? सर जी 25%। कितना परसेंट लगता है? 25% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। नाउ रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है? 5% सर। 5%, बिल्कुल सही है। नाउ फर्नीचर्स के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है? 10%। 10%, बहुत सही। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं डेप्रिसिएशंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर सकते हैं? 20%। 20%। 20% क्लेम कर सकते यस हैं। सर। एंड हु कैन क्लेम, कौन क्लेम करेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? सर मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल सही, ओनली मैन्युफैक्चरर कैन क्लेम इन द केस ऑफ न्यू मशीनरी। ठीक है, सिर्फ मशीन के केस में ही, वो भी नई मशीन हो तो। व्हाट इज सेक्शन 40A की सबसेक्शन 3? 40A की सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ये सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन पूछा सर जाता है, ध्यान रहे। सर 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकते हैं। क्या बात है गोरख, बहुत ध्यान से इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तुम सेक्शन को ध्यान दिए। 40A की सबसेक्शन 3 बिल्कुल सही है। 10,000 से ज्यादा का पेमेंट हम कैश के फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, और थोड़ा अलग अलग भी है 40A की सबसेक्शन 3 में। 10,000 तो नॉर्मल हम लोग पढ़ाते हैं, बाकी आपको पता है ज्वेलरी शॉप पे हम 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश नहीं कर सकते, अगर ज्वेलरी शॉप है कि नहीं है। और क्या होता है, यस और भी सर। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक लिमिट सेट किए गए हैं कि उससे ज़्यादा का आप पेमेंट नहीं कर सकते हो कैश फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? नाउ 44AB किसी को ध्यान है? 44AB क्या कहता है? सर टैक्स ऑडिट। हाँ, ऑडिट्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट सब टैक्स मतलब और अकाउंट्स बिल्कुल का सही, ऑडिट टैक्स सर। ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट कब होता है? सर जब टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होता है। 2 करोड़ से ऊपर।
सही बोल रहे हैं? सर दो केस है, एक बिजनेस का एक प्रोफेशन का। दो केस है ना, एक बिजनेस का और एक यस सर। प्रोफेशन का। बिजनेस के लिए कितना है बोलिए? बिजनेस के लिए कितना है? सर 2 करोड़ है बिजनेस के लिए सर। ठीक है, 2 करोड़ है कि 1 करोड़ है? अभी 1 ही करोड़ है, ठीक है। और प्रोफेशन के लिए बताइए प्रोफेशन कितना के है? लिए 50 लाख। 50 लाख। जो 2 करोड़ तुम बताना चाह रहे हो वो 44 AB है, AB कह रहा हूँ, सॉरी, प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए AD 44 AD है, उसमें 2 करोड़ है। यस सर। ये आप 6% से या 8% प्रॉफिट दिखा दो, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। नो, व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन सबको पता है, अगर कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं उस पर अगर कुछ प्रॉफिट उठाते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? बस आपको इतना पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं। सर वो 12 मंथ मतलब 12 मंथ समथिंग है तो मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और मतलब 3 इयर्स का है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 36 मंथ से above अरे है। अरे मेरे सूरवीरों, तो आपको ये भी तो बोलना पड़ेगा, इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर देन सिक्योरिटीज। इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज 12 मंथ का कंसेप्ट चलता है, 12 मंथ से कम का है तो शॉर्ट टर्म, यस 12 सर, मंथ इन से द ऊपर का केस है ऑफ तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कैपिटल 12 मंथ। गेन। अदर देन सिक्योरिटीज है तो उस केस में कितना है? 3 ईयर। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कितना है? 3 2 ईयर। ईयर। लैंड एंड बिल्डिंग का भी इस बार केस मैंने पढ़ाया था, 2 ईयर है, 2 साल। 2 साल से कम का है तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में तो शॉर्ट टर्म, और 2 साल से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म। तो तीनों चीजों के केस में, एक सिक्योरिटी हो गया, एक लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और एक हो गया अदर देन सिक्योरिटीज एंड लैंड एंड बिल्डिंग, तो उन लोग के लिए 3 साल का केस बनता है। 3 साल से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म। अच्छा चलिए, इसमें ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। टैक्स रेट ऑन STCG। अगर STCG है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो टैक्स रेट क्या है? और LTCG है तो टैक्स रेट क्या है? ध्यान रहे, STCG में ये चीज जरूर क्लियर करिएगा। नॉर्मली STCG जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड की जाती है, उस पर स्लैब रेट लगता है। लेकिन अगर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हमने सिक्योरिटीज से कमाई है तो ऐसे में उसके ऊपर 15% अलग रेट है, सेपरेट रेट है, उस पर स्लैब रेट नहीं लगता, उस पर सेपरेट रेट यानी 15% टैक्स हमें देना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कभी स्लैब रेट नहीं लग सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपने कमाई उसके ऊपर फ्लैट 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट हेड पे आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबसे पहला इनकम है गिफ्ट इनकम और कैजुअल इनकम। तो सबसे पहली चीज तो आप गिफ्ट इनकम ध्यान रखिए, गिफ्ट इनकम पे कैसे टैक्स लिया जाता है अदर सोर्स में। गिफ्ट इनकम अदर सोर्स, ये तो क्लियर है। तो आपको सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए गिफ्ट मिलता है किस तरीके से। गिफ्ट एक हो सकता है क्या, कोई सामान के रूप में आपको गिफ्ट दे दे, हो सकता है कोई नगदी दे दे, है ना, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दे। अब अगर समझना, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ध्यान रखिएगा उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अब इसका मतलब ये नहीं है किसी ने अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी आपको दी तो आपने उसमें 50,000 माइनस करना है, कुछ नहीं। द एंटायर 10 लाख रुपीज इज अदर सोर्स इनकम। अगर किसी को अगर गिफ्ट में अगर नगदी मिल रहा है तो अगेन 50,000 तक एग्जम्पशन है, 50,000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल इनकम है अदर सोर्स में। यानी कि अगर सपोज करो दिन में प्रोग्राम हुआ, शाम को बैठ के सब लोग लिफाफा फाड़ते हो ना, सबके घर में होता होगा, तो लिफाफा फाड़ते हो, सारा कैश बैठ के जोड़ रहे हो, तो जोड़ करके फाइनली 50,000 से ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है वो टैक्सेबल इनकम है अदर सोर्स के तहत। लेकिन सिंपल सी चीज है, ये कोई किसी को बताता तो है नहीं कि इतना पैसा आया है। तो बिल्कुल सही है, कैश तो गिफ्ट आप छुपा सकते हो, लेकिन जो अगर सपोज करो चेक के रूप में मिला, किसी ने नेफ्ट किया, किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, उसको नहीं ना छुपा पाओगे। अगर वो जोड़ जाड़ के 50 से ऊपर हुआ एक दिन में तो जाहिर सी बात है वो गिफ्ट इनकम भी टैक्सेबल है। लास्ट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी तुमको कोई गिफ्ट में दे रहा है, जैसे तुमको किसी ने गिफ्ट में बाइक दे दिया, कार दे दिया, इस तरह की चीजें, तो अगेन अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल है इंटायर अमाउंट।
वो गिफ्ट की इनकम। तो गिफ्ट की इनकम कैसे कैसे मिल सकती है सर? 3 फॉर्म हो सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या इन कैश। क्लियर है? यस सर। हेलो सर, बोलिए अनु। अगर Yes. सर कैश फॉर्म में मिले, अगर 2 दिन बाद में मिले तो जोड़ा जाएगा, या एक दिन में जो मिला है उसी को जोड़ा जाएगा? नॉर्मली एक दिन का है कि गिफ्ट इनकम इतने ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो आपको जायज होते टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, मानी जाती है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाते हो तुम। चलो देखो यहाँ पे कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम किसे कहते हैं? व्हाट इज कैजुअल इनकम? दैट इनकम which is suddenly you earn, है ना? कोई भी इनकम जो तुम्हें मिली, कोई इनकम ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल कौन बनेगा करोड़पति में तुम कुछ जीत गए, या कोई गिरा हुआ अमाउंट तुम्हें कहीं से मिल गया, है ना? ब्रीफकेस की अदला बदली हो गई, लॉटरी इनकम हो गई, तो ये सब कैजुअल इनकम है। सही है? अब बताओ ये कैजुअल इनकम पे क्या टैक्स रेट लगता है? 30%। बिल्कुल सही, 30%। कोई स्लैब रेट नहीं लगना है इस पे भी सेपरेट रेट ऑफ टैक्स है, 30% फ्लैट रेट आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मिसलेनियस में। ये तो 5 हेड्स के अलग अलग हमने क्वेश्चन समझे कि हर हेड से कौन कौन से क्वेश्चन। मैंने देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, बहुत कम क्वेश्चंस है पर्टिकुलर हेड से। नाउ इनकम, अब मिसलेनियस में देखो क्या पूछा जाता है, जस्ट लाइक व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। नाउ क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? कोई बताएगा क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में? क्लब मतलब होता है जोड़ना, आप लोग को पढ़ाया था मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम। यस सर, जैसे पेरेंट्स का, बच्चे का, सबका मतलब वो इनकम मिला के जब टैक्स देते हैं उसको क्लबिंग ऑफ इनकम। बिल्कुल सही है, जो बच्चे की इनकम होती है वो उसके पेरेंट्स की इनकम में जोड़ दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। या फिर किसी ने अपना टैक्स बचाने के पर्पज से अगर अपनी इनकम किसी और की इनकम में दिखाने की कोशिश की हो तो भी क्लब कर दी जाती है। जिसने ट्रांसफर करने की कोशिश किया हो तो उसमें भी क्लबिंग और इनकम का रूल लागू होता है। तो क्लबिंग इनकम का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक आपको बताया मैंने, 18 साल से कम का अगर बच्चा है उसकी अगर कोई अगर इनकम है तो वो इनकम भी पेरेंट्स की इनकम में जोड़ दी जाती है और पेरेंट्स को ही उसके इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पर पेरेंट्स क्या बन जाता है? डीम्ड असेसी। नॉर्मली असेसी का मतलब क्या होता है? जो अपना टैक्स अपने इनकम पे टैक्स देता है, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे की इनकम पे टैक्स दे रहा है। दूसरा कौन? वो उसका बच्चा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा, याद रहे, और अगर वो बच्चा जो 18 साल से कम है, अगर वो अपने स्पेशल टैलेंट से, अपनी मेहनत से अगर कुछ इनकम कमा रहा है, जैसे आप सभी को पता है टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, हीरो पिक्चर्स और इन सब चीज़ों में काम करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनको जो इनकम होती है ना, उस इनकम पे उन्हें खुद टैक्स देना है। उनके पेरेंट्स की इनकम में वो क्लब नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ना? ये चीज़ हमने शायद पहले भी हम लोग पढ़ रखे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से दोबारा डिस्कस करने लायक नहीं है टॉपिक। आगे बढ़े। यस सर। नाउ डिडक्शन 80C। व्हाट इज 80C? ये पूछा जा सकता है। तो 80C में हमें इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलता है अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है, यानी पैसा LIC में लगा रखा है, PF में लगा रखा है, KVP किसान विकास प्रमाण पत्र, NSC में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो मेरे को डिडक्शन मिलता है। एक मिनट, सॉरी, KVP पे नहीं मिलता है, NSC पे मिलेगा। NSC में इन्वेस्टमेंट कर दो या फिर बैंक में 5 ईयर का FD कर दो। ठीक है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पे। और एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जस्ट लाइक अपने बच्चे की पढ़ाई पे ट्यूशन फीस। हालांकि वो पैसा आपको वापस ऐसे नहीं मिलना है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई पे ट्यूशन फीस पे भी अगर तुमने अगर खर्च किया तो उसका भी 80C में डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, और अगर तुमने होम लोन का प्रिंसिपल चुकाया तो उसका प्रिंसिपल का डिडक्शन भी 80C में ले सकते हो। लेकिन आप सभी को पता है 80C में लिमिट कितनी होती है? कोई बताएगा? 1.5 लाख। बिल्कुल सही, 1.5 लाख। गुड। ओके, 80D क्या होता है? व्हाट इज 80D? सर वो मेडिकल से मेडिकल इंश्योरेंस। बिल्कुल सही, मेडिकल प्रोसेसिंग। इंश्योरेंस। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80D में। ठीक है, और सभी को पता है इसमें डिडक्शन मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो? अगर अपने लिए चाहो तो 75,000 अपने पेरेंट्स के लिए घूम फिर के 1.5 लाख रुपए तक इसमें भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यस नाउ सर। व्हाट इज 80GG? सर घर 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 घर। घर घर सर। तो घर घर का क्या बताया था मैंने, कुछ ध्यान है?
अगर आप किराया दे रहे हो, अगर आप किराया पे करते हो, रेंट देते हो, मान लो आप काम कर रहे हो, कहीं नौकरी करते हो, बट आपको एचआरए नहीं मिलता, लेकिन आप किराया पे कर रहे हो, तो आपको तब जो किराया दे दो उसमें आपको एग्जाम्पशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसका डिडक्शन आपको 80 जीजी में मिल जाएगा और मैक्सिमम 60,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। और जरूरी नहीं आप नौकरी पेशा ही हो, आप बिजनेसमैन हो, आप शहर में जाके किराए का मकान लेकर के अपना बिजनेस करते हो, तो किराया पे करते हो ना, तो आप 80 जीजी का डिडक्शन ले सकते हो। 80 टीटीए, व्हाट इज 80 टीटीए? सेविंग अकाउंट सर। बिल्कुल, तो सेविंग अकाउंट क्या हवा पानी? नो सर, इंटरेस्ट सर, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट सर। इंटरेस्ट का डिडक्शन, बिल्कुल सही। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं हम लोग? 10,000। 10,000 बिल्कुल सही। अब यही मैं पूछ लूं क्या 80 टीटीबी भी? 80 टीटीबी कुछ ध्यान है किसी को? सीनियर सिटीजन के लिए। बिल्कुल सही, सीनियर सिटीजन के लिए कितना डिडक्शन इस समय? 50,000। अगर सीनियर सिटीजन ने कोई भी बैंक में कोई भी डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स जो भी स्कीम में पैसा लगा रखा है या डिपॉजिट कर रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। चलिए ठीक है, इतना काफी हमने पढ़ लिया। नाउ हु पे एडवांस टैक्स? जल्दी बताइए, एडवांस टैक्स कौन जमा करता है? तो सर जो 60 साल के नीचे और जिसका मतलब टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो। तो प्लीज ये 60 साल वाला कंसेप्ट मत बोलना, ठीक है ना? तुम सिंपल सा बोल देना, जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी क्या हो 10,000 से ज्यादा हो उसे एडवांस टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? अब अगर इंटरव्यूअर ने तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा, अच्छा सीनियर सिटीजन भी एडवांस टैक्स देता है क्या, तब तुम्हें बोलना है नो सर, ठीक है? अब इसको दो तरीके से तुम बोल सकते हो, एक कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ यस सर सीनियर सिटीजन भी एडवांस टैक्स देगा अगर उसकी पीजीबीपी की इनकम होगी तो, लेकिन अगर पीजीबीपी की इनकम नहीं है, बाकी किसी भी हेड की इनकम है, तो ऐसे में उसको एडवांस टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। अगर सीनियर पीजीबीपी की इनकम है तो सीनियर सिटीजन को भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, यानी उसका अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो। व्हाट इज द डेट और इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? जल्दी बताइए। ओके, डिस्कनेक्ट होने वाला है, मैं आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? सर 15 जुलाई। एडवांस टैक्स का ये इंस्टॉलमेंट है? नहीं, शुरू हो जाता है कब से? हाँ क्वार्टरली बताओ, कैसे क्वार्टरली होता है? सर क्वार्टरली तो बता रहे हैं, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च और उसके पहले भी है 15 जून, यानी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये होता है एडवांस टैक्स का डेट। अब इंस्टॉलमेंट कैसे जमा होगा? अब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 15 जून को पहले 15% जमा करना है, फिर 15 सितंबर को आपको जमा करना है 45%, फिर इसके बाद 15 दिसंबर को आपको 75% तक जमा कर देना है, फिर 15 मार्च तक आपको 100% जमा कर देना। अगर आपने किसी कारणवश 100% तक नहीं जमा किया 15 मार्च को, तो 31 मार्च तक आप पूरा का पूरा टैक्सेस जमा कर दीजिए, ठीक है? नाउ व्हाट इज मैट एंड इट्स रेट कितना है? मैट सबको पता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्या रेट इस समय चल रहा है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का? 18.5%, ठीक है? यस सर। तो ये क्यों बनाया गया है कि भाई एटलीस्ट इतना तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे देर रखा है क्या, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पैन और आईटीआर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पैन से क्या रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आईटीआर से क्या, ये जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अब हाउ मेनी डिजिट्स पैन इन पैन एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पैन? कितने डिजिट होते हैं पैन में? होता है सर। फॉर्मेट सर 5 डिजिट, वो मतलब अल्फाबेट होता है, 4 नंबर होते हैं, अल्फाबेट 5 अल्फाबेट होते हैं, फिर 4 नंबर और फिर एक अल्फाबेट। ठीक है। शुरू के जो 3 डिजिट्स होते हैं, सही है? यस ठीक है ना? अगर हम बात करें शुरुआत के 3 डिजिट तो सीरियल वाइज चलते हैं,
फिर इसके बाद जो चौथा डिजिट है वो किसको डिनोट करता है? वो सब एसएससी को डिनोट करता है, जैसे एसएससी अगर टाइप, किस इंडिविजुअल तरह का हो। एसएससी है? हाँ बोलो बोलो। इंडिविजुअल है तो उसके लिए वो दूसरा होगा, अगर पी कंपनी है तो होता है, सी पी होता रहेगा। है। इंडिविजुअल के लिए पी होता है, कंपनी के लिए यस सी होता है, फर्म के लिए एफ होता है। ठीक है। नाउ यस। पांचवा डिजिट किस चीज को डिनोट करता है? सरनेम। हाँ, आपके सरनेम का पहला कैरेक्टर होता है वो। जैसे राजेश ऐसा। चौधरी हैं तो सी होगा, राजेश गुप्ता हैं तो जी होगा, राजेश अग्रहरी हैं तो ए होगा। ठीक है। यस सर। नाउ ये तो फॉर्मेट हो गया पैन का। फिर इसके बाद 4 डिजिट न्यूमेरिक होते हैं, वो सीरियल वाइज चलते हैं, और लास्ट में जो एक डिजिट होता है उसको चेक डिजिट बोला जाता है। नाउ पैन एप्लीकेशन फॉर्म बता सकते हो कोई? पैन सर अप्लाई करने के लिए 49 कौन है। सा फॉर्म? 49 है, गुड। 49A। बहुत सही, बहुत अच्छा, अति सुंदर। अब ये बताइए, इफ अ पर्सन हैव सैलरी इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम व्हिच आईटीआर इज रिक्वायर्ड टू फाइल, वो कौन सा आईटीआर फाइल करेगा? आईटीआर ITR 1 भी 1। कर सकता है, 2 भी कर सकता है। कौन सा फाइल कर सकता है? सैलरी इनकम एंड हाउस ITR प्रॉपर्टी इनकम। आईटीआर 1 बोलो, कहीं आईटीआर ऐसा तो बोला नहीं है कि एक से ज्यादा मकान है, तो ठीक है, आईटीआर यस। 1 सीधे बोल दो। ओके, आईटीआर 1 to 7 आपके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आप सभी को। आईटीआर 1 कौन फाइल करता है? 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबको ध्यान है कि नहीं है? तो आईटीआर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आईटीआर 1 सबको पता है, यस अप टू 550 लाख तक की इनकम वाले भरते हैं, है ना? इनकम फ्रॉम सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्स में इंटरेस्ट की इनकम हो। आईटीआर 2 कौन फाइल करता है? जिसकी 4 हेड्स की इनकम है, पीजीपीपी छोड़ दो। आईटीआर 3 कौन फाइल करता है? ये जाहिर सी बात है पीजीबीपी वालों के लिए बनाया गया स्पेशली, हालांकि 5 हेड्स की इनकम इसमें आप रख सकते हो। देन हम बात करते हैं कि आईटीआर 4 किसके लिए बनाया गया है? ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम वालों के लिए बनाया गया है। ठीक है, छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन जिसको हम लोग कहते हैं, या स्मॉल प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। देन आईटीआर 5 जाहिर सी बात है किसके लिए? कंपनी के लिए। आईटीआर 6 किसके लिए? फर्म्स के लिए। तो ये सॉरी, हाँ सही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। आईटीआर 7 किसके लिए है? जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो ट्रस्ट होते हैं। ठीक। और आईटीआर वी क्या होता है? आईटीआर वी वेरिफिकेशन होता है। अगर हम लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं फाइल कर रहे हैं, आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन का फॉर्म होता है जिसको प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करके हमें भेजना होता है इनकम टैक्स ऑफिस में। व्हाट इज द लास्ट डे टू फाइल आईटीआर? सर 31 जुलाई फॉर इंडिविजुअल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, फॉर कॉर्पोरेट्स? सर 31 कॉर्पोरेट्स के लिए सर 31 सितंबर। सॉरी, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ आईटीआर? 31 जुलाई होता है नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए, और कॉर्पोरेट्स के लिए होता है 30 सितंबर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द लास्ट डेट टू डिपॉजिट इनकम टैक्स? इनकम टैक्स जमा करने की लास्ट डेट क्या होती है? 31 मार्च। सर क्या होता है? 31 मार्च। 31 मार्च। 31 मार्च से। प्रीवियस ईयर में 31 मार्च तक हमें टैक्सेस जमा कर देने होते हैं। नाउ व्हाट इज द रिवाइज्ड रिटर्न? रिवाइज्ड रिटर्न के बारे में सुना है? व्हाट इज रिवाइज्ड रिटर्न? यस सर। क्या होता है और कब फाइल किया जाता है? सर रिवाइज रिटर्न सर जब मेरे मतलब आईटीआर में कोई गलती हो जाता है तो सर उसके लिए हम रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं सर। ओरिजिनल आईटीआर में। सर अगर मेरे ओरिजिनल आईटीआर में अगर कोई दिक्कत हो गई, यानी फर्स्ट आईटीआर जो भी हमने आईटीआर, तो फर्स्ट आईटीआर बोलते नहीं है, हम बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न। अगर ओरिजिनल रिटर्न में अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सही करने के लिए हम क्या फाइल करते हैं? रिवाइज रिटर्न। और रिवाइज रिटर्न क्या करता है? ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देता है। ठीक है। यस सर। नाउ व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न? सर बिलेटेड रिटर्न का मतलब सर लेट से रिटर्न किए हो सर अपना तो लेट ITR। का मतलब क्या होगा? तुमको ये बोलना पड़ेगा ना। ड्यू डेट के बाद अगर हम रिटर्न Yes, sir. फाइल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बिलेटेड After रिटर्न। date। हाँ, 31 जुलाई के बाद अगर हम फाइल कर रहे हैं तो हमको बिलेटेड रिटर्न उसको बोला जाएगा, उस रिटर्न को। व्हाट इज द वेबसाइट which we use to file return? सर इनकम टैक्स ई रिटर्न फाइल। income tax e-filing.gov.in. Yes. which चालान यूज टू पे इनकम टैक्स? इनकम टैक्स पे करने के लिए कौन से चालान है? क्या है? 280 है कि 281 है अमित?
सर 280 है शायद। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम मान ले रहे हैं। अब आगे देखिए, टीडीएस का टॉपिक है 9th। टीडीएस में छोटे ही हैं लेकिन हम लोग, चलो ठीक है, टीडीएस भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस किसे कहते हैं? सर टीडीएस इज एडवांस इनकम टैक्स। बिल्कुल सही। एंड इट इज स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये तो आप लोग बता ही चुके हो। विच चालान यूज टू पे टीडीएस। टीडीएस जमा करने के लिए कौन सा चालान होता है? सर 281। चलिए ठीक है। विच फॉर्म इज यूज टू फाइल टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न किस फॉर्म में फाइल होता है? यही सब फंसेंगे आप लोग। टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक पढ़ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7। अब ला टीडीएस रिटर्न है, ये इसका भी याद रखो। सैलरी के केस में अलग है, अदर देन सैलरी के केस में अलग है। 24 सर क्यू सैलरी के होता है। केस यस सर 24 क्यू होता है और 26 क्यू होता है सर अदर देन सैलरी के केस में। बिल्कुल सही, गुड। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट टू फाइल टीडीएस रिटर्न। ड्यू डेट क्या होती है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की? सर वो 7 क्वार्टर खत्म होने के बाद सर अगले 7 महीने तारीख। की। नहीं, वो तो टैक्स पे करने की है। 7 तारीख। वो तो टैक्स पे करने की है। टीडीएस जमा करने की 7 तारीख होती है अगले महीने की। ठीक है, और टीडीएस रिटर्न फाइल Yes, करने sir. की क्या होती है? क्वार्टर खत्म होने के बाद, मान लो पहला अप्रैल मई जून खत्म हुआ तो 31 जुलाई तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कर सकते। यानी कि अगले महीने के एंड तक हम लोग जमा कर सकते हैं रिटर्न। नाउ व्हाट इज द लास्ट डेट टू ऑफ टीडीएस चालान, तो पता ही दिया आपने, 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख को हम जमा करते हैं। बस मार्च वाले 31 मार्च तक जमा करना पड़ता है। Yes, sir. टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 क्या है, फॉर्म 16A क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। फॉर्म 16 सर्टिफिकेट Yes, कब sir. मिलता है? सैलरी के वक्त, सैलरी जब हो जाती है तो सैलरी के चालान मिलता है, उसी में सब अदर देन टीडीएस सैलरी चलता में है। 16A सर्टिफिकेट हमें ये मिलता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फॉर्म 13। फॉर्म 13 पता है किसी को? Yes, sir. बताइए। सर मान लीजिए कि एक ही साल में सर अगर हम 2 कंपनी चेंज करते हैं सर, जो वो पिछले कंपनी में हम काम किए रहते हैं सर, उसमें टीडीएस मेरा कटा होता है। क्या बात है, क्या बात है, बस बस धन्यवाद, हमको समझ में आ गया, आपको पता है, रहने दीजिए। बिल्कुल सही। ड्यूरिंग द ईयर अगर हम एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म 13 हमें देना पड़ता है, जो हम नए एम्प्लॉयर को दें या तो पुराने एम्प्लॉयर को दें। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ फॉर्म 15G या 15H? सर ये टीडीएस एग्जाम्पशन के लिए होता है सर, ये दोनों फॉर्म। अच्छा, आज मॉर्निंग की क्लास भी लग रहा तुम लोग किए थे, तभी ध्यान है। बिल्कुल सही। अगर हम चाहते हैं टीडीएस मेरा ना कटे, आपकी अगर मान लीजिए 80 की जो टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, टोटल इनकम है ही नहीं 2.5 लाख से ऊपर यानी, लेकिन फिर भी आपको पता है बैंक में अगर इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा बनेगा तो टीडीएस काट लेती है बैंक। तो हम अगर उसको रोकना चाहते हैं तो 15G फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 15H होता है। चलिए अगला बताइए, व्हाट इज फॉर्म 12B? हेलो सर। बोलिए अनु। हेलो सर, कह रहे थे कि बैंक में इंटरेस्ट के केस में इसी 15G और 15H का केस है कि और किसी में भी? और कई केसेस होते हैं। रेंट के केस में, रेंट में से टीडीएस कटने से रोकवाना है तो उसके लिए 15G 15H होता है। ठीक है, कमीशन के लिए भी होता है। हाँ, तो केसेस तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना, टीडीएस जब हम लोग थियरी डिटेल्स में पढ़े थे। नाउ टेल मी व्हाट इज फॉर्म 12B? तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान नहीं है आप लोग को। फॉर्म 12B बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए? अगर आप लोग को लोअर रेट ऑफ डिडक्शन चाहिए, लोअर रेट से अगर आपको टीडीएस अगर जमा करना है, और आप अगर किसी स्पेशल केस में आते हो जहाँ पे आपको नॉर्मल रेट से टीडीएस नहीं देना है, आपको कम रेट से या तो टीडीएस नहीं पे करना है, तो उस केस में आप फॉर्म 12B। नाउ नेक्स्ट होता है क्या? व्हाट इज टैन? टैन क्या होता है? कई लोग इसको टैक्स असेसमेंट नंबर कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जब हम लोग को टीडीएस अगर काटना चाहता हूँ, मेरी कंपनी में अगर टीडीएस अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से या कोई पेमेंट में से मैं काटना चाहता हूँ, तो मेरी कंपनी को टैन नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो 10 डिजिट्स और इट्स फॉर्मेट इज 451। सर 4 अल्फाबेट, 451। बिल्कुल सही, 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। नाउ टेल मी विच फॉर्म इज यूज्ड टू अप्लाई टैन? सर 49B। 49 बिल्कुल सही, 49B इस फॉर्म इज यूज्ड टू अप्लाई टैन। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
यस सर। कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा जीएसटी, जो कि हम लोग का जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल स्टडी करेंगे। इसमें 21 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, उसको हम लोग कल स्टडी करेंगे।